6 जून 2024 को एक बहुत ही दर्दनाक घटना की खबर आती है। 22 हाईली एक्सपीरियंस ट्रेकर्स उत्तराखंड के सहस्त्रताल को सबमिट करके वापस अपने बेस कैंप लौट रहे थे। अचानक मौसम खराब होता है और उस बीच भारी बर्फबारी, घने धुंध और ओले पड़ने की वजह से इनके सामने एक व्हाइट आउट सिचुएशन आ जाती है। मतलब इनके सामने एक सफेद पर्दा आ चुका था और विजिबिलिटी हो गई थी एकदम शून्य। इनका ट्रेकिंग गियर और खाने पीने का सामान पीछे लांबा ताल के कैंप साइट पर सपोर्ट स्टाफ के साथ था। परिणाम ये हुआ कि इस बिगड़ते मौसम की वजह से पीछे जो इनका सपोर्ट स्टाफ था उनके साथ इनका कनेक्शन टूट जाता है। भारी बर्फबारी के बीच रात भर एक पत्थर के नीचे ठिठुरते हुए बिना किसी भोजन पानी के ये बस उम्मीद लगा के बैठे थे कि कल सुबह होगी, हमारी टीम आएगी और हमें बचा लेगी। पर अगले दिन जब लांबा ताल के कैंप साइट पर फंसे सपोर्ट स्टाफ ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया तो इन लोगों ने पाया कि इन 22 लोगों के ग्रुप में से 5 लोगों की डेड बॉडी एक मोटी बर्फ की चादर के नीचे दफन हुई पड़ी थी। ये सारे के सारे बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रैकर्स थे दोस्त। अभी जो आपने सुना ये एक प्राकृतिक आपदा थी जिसके चंगुल में हर साल सैकड़ों ट्रैकर्स फंसते हैं। पर हिमालय के घने पहाड़ों के बीच ट्रैक करते हुए कभी कभी इन ट्रैकर्स के साथ कुछ ऐसी घटना भी घट जाती है जिसे कोई साइंस, लॉजिक या रीजनिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और फिर उसे एक टर्म दिया जाता है पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स। आज की घटना एक ऐसे ट्रैकर ग्रुप की है जिसे सुनने के बाद आपका हिमालय के जंगलों में विचरण करने वाले सुपरनैचुरल एंटिटीज पर भरोसा बहुत पुख्ता हो जाएगा। ये कहानी रजत की है जो देहरादून में रहकर यहाँ के एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। देखो वैसे रजत का घर तो पौड़ी गढ़वाल के एक पहाड़ी गांव में है और बचपन में इसी गांव के सरकारी स्कूल से उसने पढ़ाई लिखाई की थी। इसके साथ ही रजत को हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स करने का बहुत ज्यादा शौक भी था। अब देहरादून में रहते हुए रजत को जब भी छुट्टी मिलती वो आसपास के पहाड़ों पर ट्रैक करने निकल जाया करता था। पर अभी जो रजत का अगला ट्रैक होने वाला था उसमें उसे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसे रजत पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएगा दोस्त। अक्टूबर 2023 की बात है। एक शाम रजत देहरादून के अंदर अपनी बाइक पर कैंपिंग का सामान लोड करता है और फिर वहां से कोई 50 किलोमीटर राइड करके ऋषिकेश पहुंचने के बाद रजत ने एक हॉस्टल के अंदर बंक बेड ले लिया था। अगली सुबह रजत ऋषिकेश से निकल के और 50 किलोमीटर आगे जाता है जहां से उस ट्रैक की शुरुआत होनी थी। ये एक छोटा सा गांव है जहां रजत पहुंच चुका था। फिलहाल मैं उस गांव का असली नाम नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो की वजह से उस गांव की टूरिज्म इम्पैक्ट हो। तो गांव का नाम हम जोगीपुर रख देते हैं। अब जोगीपुर एक बेस विलेज है जहां से 18 किलोमीटर ट्रैक करके रजत को सबमिट करना था और सबमिट करने के साथ ही आपको देखने को मिलेगा त्रिशूल, नंदा देवी और चौखंबा पीक्स का 360 डिग्री व्यू। इनफैक्ट जो ये पूरा ट्रैक वाला रास्ता है इसे पुराने टाइम में लोग देवप्रयाग जाने के लिए यूज किया करते थे। आज के टाइम पे तो देवप्रयाग पहुंचने के लिए प्रॉपर हाईवे बन चुका है, पर जो शेफर्ड्स होते हैं वो अपनी भेड़ बकरियों को लेके आज भी इस रास्ते से देवप्रयाग की तरफ जाते हैं। ये 18 किलोमीटर की ट्रैक रजत के लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। सुबह 8 बजे रजत ट्रैक स्टार्ट करता है और इसका अनुमान था कि 7-8 घंटे में ये समिट पर पहुंच जाएगा। वहां पर रात को कैंपिंग करेगा और अगली सुबह उतर के वापस ऋषिकेश आ जाएगा। पर कई बार प्रकृति के सामने जो हमारा प्लान होता है ना वो धरा का धरा रह जाता है। अभी जोगीपुर गांव के एक मंदिर के पास उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और वहां से रजत ट्रैक स्टार्ट करता है। ये पूरा रास्ता बुरास, चीड़ और बाज के पेड़ों से भरा हुआ था दोस्त। अभी रजत को ट्रैक स्टार्ट किए कोई 1.5 घंटे हो चुके थे और इस बीच जब वो गांव को पार करके घने जंगल के बीच से गुजर रहा था तभी इसकी नजर सामने एक मैगी पॉइंट पर पड़ती है। रजत ने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो इसने सोचा कि चलो वहीं पर चाय मैगी खाने के बाद हम अपना ट्रैक कंटिन्यू करेंगे। रजत पहुंचता उस मैगी पॉइंट पे। वहां पर एक नेपाली अंकल आंटी चाय, मैगी और बंद मक्खन ये सब बना रहे थे। अभी जो इनका शॉप था उसके बाहर साइड में बेंच लगे हुए थे बैठने के लिए और रजत जब वहां पहुंचता है तो ये देखता है कि शॉप के बिल्कुल अंदर एंड में एक स्टूल है और उस स्टूल पर एक अघोरी बाबा बैठे हुए हैं। वहां बैठकर बाबा चाय पी रहे थे। रजत ने उनको देखा, प्रणाम किया और रजत जाके बाहर बेंच पे बैठ जाता है। रजत ने भी अपने लिए मैगी और चाय ऑर्डर किया और इस बीच जब मैगी बन रहा था रजत की अघोरी बाबा से बातचीत स्टार्ट होती है। उन्होंने ही पूछा इससे कि कहाँ से आ रहे हो बेटा, किधर जाओगे, ये सब। रजत ने अघोरी बाबा को पूरी बात बताई और इनके बीच एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। अघोरी बाबा इस एरिया के अंदर जो मंदिर पड़ते उसके बारे में बता रहे थे और ये कहाँ कहाँ भारत में घूमे इन सब की चर्चा रजत के साथ कर रहे थे। अभी ये सारी चर्चा करते हुए कोई 15-20 मिनट हो चुके थे और तभी उस मैगी पॉइंट के पास एक दूसरे ट्रैकर्स का ग्रुप आता है। उस ग्रुप में 2 लड़कियां थी और 1 लड़का। वो लोग भी यहाँ पर नाश्ता पानी करने के लिए बैठते हैं और इसके साथ ही रजत, अघोरी बाबा और उस ट्रैकर ग्रुप के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। ये जो ट्रैकर ग्रुप के लोग थे इसमें से लड़के का नाम था पीयूष और 2 लड़कियों का नाम था अदिति और सना। ये लोग भी ऋषिकेश के एक हॉस्टल में ही मिले थे और साथ में ट्रैक करने के लिए निकल गए आज।
अच्छा, इसके बीच ही अघोरी बाबा इनको एक बात बताते हैं कि जो तुम्हारा समिट है, जहाँ पर तुम टॉप पे पहुंचने वाले हो, उससे 200 मीटर पहले एक आधे किलोमीटर का बहुत ही घना स्ट्रेच आएगा। वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और इवन दिन के टाइम में भी जंगल के घनत्व की वजह से सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पड़ती। उन्होंने बताया कि वो वाला स्ट्रेच शुरू होने से पहले तुमको एक साइन बोर्ड मिल जाएगा कि आगे घना जंगल है, सावधानी से चले। तो तुम लोग वो आधे किलोमीटर का एरिया साथ में ही पार करना, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा उस जगह पे। ये सब बताकर अघोरी बाबा अपनी जगह से उठे और नेपाली अंकल आंटी को अपने चाय के पैसे देने लगे। तब रजत ने मना कर दिया कि बाबा आप रहने दीजिए, मैं दे दूंगा। बाबा ने बोला कि यहाँ से सिर्फ 100 मीटर नीचे मेरी कुटिया है और वहां पे मैं भैरव बाबा की साधना करता हूँ। अब मन हो तो चलो एक बार दर्शन करके आ जाओ वहां से। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनना यहाँ पे क्या होता है। रजत ने, जो दूसरे ट्रैकर ग्रुप के लोग थे, उनको भी बोला कि आप लोग भी चलिए दर्शन करके आते हैं। ये सब उठे अपनी जगह से चलने के लिए और अघोरी बाबा ने सना की तरफ उंगली करते हुए मना कर दिया कि वो लड़की नहीं जाएगी। सना ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इत्र लगाया हुआ था। अघोरी बाबा ने बोला कि नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग स्मेल के साथ मैं इसे नहीं लेके जा सकता उस जगह पे। इसका परिणाम ये हुआ कि जो पीयूष और अदिति सना के साथ आए थे, उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं रजत, तुम खुद जाओ, तुम दर्शन करके आ जाओ, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब रजत अघोरी बाबा के साथ नीचे उतरकर जाने लगता है उनकी कुटिया तक। रजत उस जगह पहुंचा और देखा कि एक कुटिया बनी हुई है और उसके सामने भैरव बाबा का मंदिर था। वहां पे हाथ जोड़ के रजत प्रणाम करता है। अभी अघोरी बाबा अपनी कुटिया के अंदर गए और जिस चौकी पर वो सोते थे उसके गद्दे को उठाया। उस गद्दे के नीचे एक काले धागे का गुच्छा था और साथ में उन्होंने रजत को, आप लसदाना समझते हैं जो प्रसाद में दिया जाता है, लसदाना और मूंगफली एक मुट्ठी ऐसे भर के दिया उसको। रजत अभी प्रसाद और धागा लेके अपने साथ वापस मैगी पॉइंट पर आ जाता है और यहाँ से पीयूष, अदिति और सना के साथ ये लोग अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब इस मैगी पॉइंट से इन लोगों ने ट्रैक आगे स्टार्ट किया ना, तो इनके साथ एक कुत्ता भी चलने लगा पीछे पीछे। एकदम चिल होके हंसी मजाक करते हुए ये लोग अपना ट्रैक कर रहे थे और इसी बीच रजत बोलता है सना को कि यार तुम बुरा मत मानना बाबा का, इनका अपना कुछ रूल रेगुलेशन होता है तो वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सना ने भी बोला कि हाँ मैं समझती हूँ इस बात को और मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना उनका। अच्छा, जो इनका ट्रैक का सबमिट था वो 2500 मीटर की हाइट पे था। ये लोग जैसे जैसे एलिवेशन गेन कर रहे थे, ऊपर टेम्परेचर ड्रॉप होने लगा था दोस्त। इन्होंने अपने अपने बैग से जैकेट निकाल के पहना और ये लोग साथ में 3 टेंट कैरी कर रहे थे। एक तो जो रजत के पास था वो सिंगल पर्सन टेंट था, बाकी पीयूष, अदिति और सना ने 2% टेंट लिया हुआ था। तो इनका प्लान था कि एक टेंट में अदिति और सना सो लेंगे और दूसरे वाले टेंट में पीयूष अकेले। जैकेट का जिप बंद करके ये लोग आगे बढ़ते हैं और कोई शाम के 5 बजे इनको वो साइन बोर्ड दिखा जो कि अघोरी बाबा ने बताया था, आगे घना जंगल है, सावधानी से पार कीजिएगा। यहाँ पर रजत और पीयूष ने अपना अपना टॉर्च ऑन किया। दोनों एंड पे ये 2 लड़के खड़े हो गए और बीच में इन्होंने सना और अदिति को रख दिया। फिलहाल जो कुत्ता था इनके साथ वो आगे आगे चल रहा है और ये लोग इसको फॉलो करते हुए जंगल के अंदर एंटर करते हैं। अभी ये आधा किलोमीटर का जो स्ट्रेच था ना, एकदम घनघोर अंधेरा, ठीक है। इन सब ने एक दूसरे का जैसे जैसे हाथ पकड़ा हुआ है, ये लोग चल रहे आगे की तरफ। और जैसे ही उन लोगों ने वो आधा किलोमीटर का स्ट्रेच पार किया, जो सामने कुत्ता चल रहा था वो इनकी तरफ मुड़ता है और वो गुर्राने लगा। भौंक नहीं रहा था, बस गुर्राए जा रहा था इन सब की तरफ देख के। पर इन सब ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और 200 मीटर ट्रैक करने के बाद इनका कैंप साइट आने वाला था। जिस जगह पर ये लोग मैगी खा रहे थे वहां पर वो नेपाली अंकल आंटी ने बताया था कि तुम लोग जैसे ही वो घने जंगल वाला एरिया पार करोगे, तुम्हारे मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाएगा। उस जंगल तक ही तुमको 1-2 डंडे मिलेगी मोबाइल नेटवर्क की। शाम के कोई 6:15 बजते हैं और इन लोगों ने अपना टेंट लगाना स्टार्ट किया। टेंट लगाने के बाद रजत और पीयूष थोड़ा आसपास का एरिया घूमने गए कि यहाँ पर क्या क्या है, पानी वानी का कोई सोर्स है कि नहीं। तो इन्होंने देखा कि जिस जगह पर इनका टेंट है वहां से कोई 150-200 मीटर दूर एक छोटा सा तालाब बना हुआ है। मतलब बहुत ही छोटा सा तालाब था, ऐसा लग रहा था कि एक गड्ढा है और उसके अंदर सिर्फ पानी भर दिया गया है। तालाब की इस साइड में पत्थर वत्थर रखे हुए थे और उसकी दूसरी साइड घना जंगल था दोस्त। तालाब का मुआवना करके ये लोग वापस अपने कैंप साइट लौटते हैं और लौटते ही इन्होंने देखा कि जो दोनों लड़कियां हैं वो अपने टेंट के बाहर बैठी हैं और जो कुत्ता आया था इनके साथ वो इनको देख के वैसे जोर जोर से गुर्रा रहा है और भौंक रहा है। मतलब उसके भौंकने की आवाज बहुत ज्यादा तेज नहीं है पर गुर्रा रहा है बहुत जोर जोर से। रजत और पीयूष अभी अपने टेंट के पास पहुंचते हैं और वहां पे इन लोगों ने बोला कि देखो पास में ही तालाब है और पानी की दिक्कत नहीं होगी, तो चलो यहाँ पे दाल चावल बनाते हैं, खाना खाएंगे, थोड़ा स्टार गेजिंग करेंगे, अब गाना वाना अंताक्षरी खेलेंगे और उसके बाद फिर सो जाएंगे। अब यहाँ सीन देखना क्या होता है। ये लोग पास से सूखी लकड़ी चुन के लाते हैं और जब रजत और पीयूष उन लकड़ियों को लगा रहे थे आग जलाने के लिए, तब जो ये कुत्ता था इसके भौंकने की इंटेंसिटी बहुत तेज हो चुकी थी। इसी बीच जो सना है ना, वो एक पत्थर उठा के इस कुत्ते की तरफ फेंकती है। कुत्ता और जोर जोर से गुर्राने लगता है। सना बोलती है रजत और पीयूष से कि यार इसको भगाओ, मुझे डर लग रहा है इससे। पीयूष ने बोला कि क्या हो गया यार, मतलब कुत्ता ही तो है, डर क्या, साथ में तो आया हमारे।
तो सना बहुत चिल्ला के बोलते कि नहीं, इसको भगाओ यहाँ से, मेरे को डर लग रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसके सामने। इनको बड़ा अजीब लगा कि यार ऐसे क्यों बिहेव कर रही है सना। अब मजबूरी में रजत और पीयूष ने डंडा उठा के उस कुत्ते को भगाया वहां से। और जब वो कुत्ता उनके टेंट से कोई 100 मीटर दूर गया ना, तब वो इनके टेंट की तरफ एक बार पीछे मुड़ के देखता है और ना यहाँ पर वो कुत्ता रोने लगा था और रोते रोते उस जंगल की तरफ भाग गया जिधर से ये लोग आए थे। अभी रजत और पीयूष को बुरा भी लग रहा था कि यार भगा दिया हमने फालतू में उसको। खैर ये लोग बोलते सना से कि खुश है ना अब तू, चला गया यहाँ से वो। सना कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप साइलेंट होके जो बॉनफायर की लकड़ी सजी हुई थी उसकी तरफ देख रही थी। रजत और पीयूष ने लकड़ी में आग लगाई और जैसे ही इन्होंने उस लकड़ी के ऊपर बर्तन रखा, सना बोलती है कि तुम लोग यहीं बैठो, मैं सिगरेट पी के आती हूँ थोड़ा। आदिति बोलती है कि मैं भी चलती हूँ तेरे साथ ना। तो इस पर सना ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अकेले जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए इस समय। अभी कोई 7:30 बज रहे थे। सना चल के वहां से जाती है तालाब के पास और किनारे बैठकर अपना सिगरेट जला लेती है। सिगरेट पीते पीते सना कभी कभी अपना पैर उस तालाब के अंदर डाल रही थी और बाहर निकाल रही थी। सना को इस तालाब के किनारे बैठे कोई 20 मिनट हो चुके थे और तभी इसे पीछे थोड़े डिस्टेंस से अदिति की आवाज सुनाई देती है। उसने बोला सना को पीछे से कि यार तू यहाँ पे अकेले बैठी है, तो मैंने भी सोचा कि आके यहाँ बैठ जाओ और मेरा भी थोड़ा सिगरेट पीने का मन हो रहा था। ये बोलते बोलते अदिति सना के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। सना बोलती है कैसे खड़ी क्यों, आके बैठ इधर साइड में। इस टाइम पर ना बहुत हल्का सा मून लाइट था और उसके रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रही थी, चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं थी। अदिति आके बैठती है सना के पास। सना ने उसकी तरफ बिना देखे ऐसे सिगरेट पास किया उसको। अदिति सिगरेट लेती है उससे और फूकने लगती है। अदिति चुपचाप साइलेंट होके बैठी है वहां पे और उसने कुछ 7-8 कश खींच लिए थे सिगरेट के। अदिति का बाल यहाँ पर पूरा खुला हुआ था। सना उसकी तरफ थोड़ा सा अपना हेड टर्न करती है और बोलती है कि सारी सिगरेट तू ही खत्म कर देगी क्या, ला पास कर मुझे। अदिति हाथ में ऐसे सिगरेट दबा के सना की तरफ मुड़ती है और सना ने देखा कि अदिति का जो ये पूरा आंख वाला एरिया है ना, यहाँ पे एकदम काला गड्ढा है, मतलब आंख है ही नहीं उसका और बहुत ज्यादा डरावनी शक्ल लग रही थी उसकी। सना यहाँ पे जोर से चिल्लाना चाह रही है पर उसकी आवाज ही नहीं निकली गले से। आदिति उसकी तरफ देख के एकदम ऐसे स्माइल कर रही है वेird तरीके से और उसके दांत के बीच बीच में ना पूरा कालापन था। उसने अपना दूसरा हाथ सना की तरफ बढ़ाया और उसके गाल पे ऐसे टच किया। जैसे ही गाल पे टच किया ना, सना को ऐसा फील हुआ कि किसी बहुत ज्यादा ठंडे बर्फ में जमे हुए रॉड से किसी ने उसका गाल टच किया है। भाई सना वहीं पर तालाब के किनारे नीचे गिर गई। अब देखो सना को कैंपसाइट से तालाब के किनारे आए हुए कोई आधे घंटे हो चुके थे और जो यहाँ कैंपसाइट पर लोग बैठे थे, इन्होंने आवाज दिया सना को कि सना आजा यार, यहाँ खाना बन गया है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सना की तरफ से। तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो सना को वापस लेके आते हैं, हो सकता है कुत्ते को भगाने को लेके जो हमने सना को बोला इसकी वजह से वो नाराज हो गई है। ये लोग पहुंचते हैं सना के पास और देखते हैं कि सना तालाब के किनारे लेटी हुई है। ऐसे दौड़ के पहुंचे ये लोग सना के पास, उसको सीधा किया और रजत यहाँ देखता है कि सना का जो दोनों दांत होता है वो चिपका हुआ है बिल्कुल। ऐसे नहीं बोलते दांत लग जाना। रजत सना के दोनों दांतों के बीच उंगली फंसा के उसे सेपरेट करता है और पीयूष ने तालाब से ऐसे पानी भर के अपने चुल्लू में सना के मुंह के अंदर डाला। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे छींटे मारे सना के फेस पे। तब थोड़ी देर के बाद इसका आंख खुलता है। आंख खोला तो इसने देखा कि सामने पीयूष, रजत और अदिति खड़े हैं। भाई ये जोर से चिल्लाई और अदिति की तरफ उंगली करते हुए बोला कि इसने मुझे बेहोश किया था, यही आए थे अभी मेरे पास सिगरेट मांगने। अभी रजत और पीयूष सना को दोनों साइड से पकड़ते और बोलते हैं कि क्या बात कर रही है तू सना, अदिति तब से हमारे साथ कैंप साइट पर बैठी हुई थी। देख ये वाला ट्रैक बहुत लंबा और टायरिंग भी था, तो हो सकता है तुझे थकान हो गई है, तो चल वापस खाना वाना खाते हैं और उसके बाद हम लोग अंताक्षरी खेल के सो जाएंगे। सना को जैसे तैसे कन्विंस करके ये लोग वापस कैंप साइट पर लेकर आए जहाँ पर इनका टेंट लगा हुआ था। ये सब लोग खाना खा रहे थे और जब रजत ने सना को उसका चावल परोसा था प्लेट में, सना बोलते कि इतने से क्या होगा मेरा, और लाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रजत ने अपने हिस्से का भी आधा चावल सना के प्लेट में रख दिया। सना उसको बहुत स्पीड से खा रही थी। ये देख के सब लोग एकदम चौंक गए थे। अभी बाकी लोगों ने 4-5 चम्मच ही खाया था और यहाँ पर सना का जो चावल था वो खत्म हो चुका था। इसने अदिति की तरफ देख के बोला कि तूने मुझे डराया था ना, तू ले क्या, तू अपना चावल दे मेरे को। अदिति भी यहाँ पे थोड़ी डर गई थी भाई, उसने भी उठा के अपना चावल दे दिया सना को। पीयूष की तरफ उसने सर किया तो पीयूष ने भी अपने हिस्से का उठा के दे दिया। सना ने वो सब चावल खत्म कर दिया अकेले। इन लोगों ने हार्डली 4-5 चम्मच खाया होगा। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि यार अभी बहुत थकान हो चुकी है, चलो थोड़ा थोड़ा रम पीते हैं, ठंड भी हो रही है बहुत ज्यादा, उसके बाद अंताक्षरी खेल के हम लोग सो जाएंगे। रजत सबके लिए गर्म पानी के अंदर रम बनाता है और इन लोगों ने चीयर्स किया साथ में। पर जो सना लड़की थी ये उस रम को पीती नहीं है। इसके बाल खुले हुए थे और जो बाल का बिल्कुल टिप था इसको उस रम से वो गीला कर रही थी और गीला करके दांत से चबा रही थी अपने बाल को और चबाने के बाद उसे थूक रही थी उस कैंप फायर में जिस आग के अंदर इन लोगों ने खाना बनाया था।
भाई ये सब देख के इनकी हालत खराब। इन लोगों को समझ आ गया था कि सना के साथ यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अभी रजत ने माहौल को थोड़ा लाइट बनाने के लिए सबसे बोला कि जल्दी जल्दी अपना पैक खत्म करो, हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। इन लोगों ने अंताक्षरी खेलना स्टार्ट किया। पहले रजत ने गाया, फिर अदिति ने, और उसके बाद सना की बारी थी गाने की। सना ने जैसे ही पहला लाइन गाया, ये सारे के सारे शॉक्ड हो गए, एकदम सना की तरफ देखने लगे, क्योंकि भाई ये सना की आवाज थी ही नहीं। ये एक बहुत ही भारी आवाज थी किसी औरत की, और वो पहाड़ी लैंग्वेज में इस गाने को गा रही थी। रजत बीइंग अ पहाड़ी बहुत ज्यादा सतर्क हो चुका था यहाँ पे। वो तुरंत पीयूष और आदित्य को बोलता है कि तुम लोग फटाफट आके मेरे साइड में बैठो। पीयूष और आदित्य तो वैसे ही डरे हुए थे, ये लोग आके रजत के पास बैठ गए, और फिर इन तीनों ने एक टक सना की तरफ देखना स्टार्ट किया। रजत ने उससे पूछा कि सना, तुझे पहाड़ी कैसे आती है? तू तो दिल्ली की रहने वाली है ना? तब सना ऐसे फेस उठा के रजत की तरफ देखती है और उसी पहाड़ी लैंग्वेज में पूछती है रजत से कि तू बचाएगा क्या इन दोनों को? और इतना बोल के वो फिर से गाना गाने लगती है। अब देखो, रजत था तो पहाड़ी और गांव के अंदर ही वो बड़ा भी हुआ था, तो इसने अपने दादा दादी से थोड़ा बहुत सीखा था कि इस सिचुएशन में अगर किसी के ऊपर प्रेत आ जाए तो कैसे हैंडल करना है। रजत ने यहाँ पर अपना वही सब रिचुअल फॉलो किया, और जो बॉनफायर की लकड़ी थी आग लगी हुई, उसे उठा के सना के पास लेके जाता है। इसकी और सना के बीच थोड़ी देर बात होती है, और सना उसके बाद मतलब शांत हो गई, और शांत होने के बाद ये बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपने टेंट में सोने, और ऐसा बोल के सना अपने टेंट के अंदर चली जाती है। अब देखो, वो था तो 2% टेंट जिसमें सना और अदिति को सोना था, तो रजत, पीयूष और अदिति ने डिसाइड किया कि जो अदिति है वो रजत के टेंट में सो जाएगी जो सिंगल पर्सन टेंट था, और पीयूष और रजत जो दूसरा 2% टेंट था उसमें सो जाएंगे। अभी अदिति अकेले अपने टेंट में सोने से बहुत डर रही थी, तो रजत ने बोला कि तू टेंशन मत ले, सना शांत हो जाएगी, मैंने कर दिया काम, तू जाके सो आराम से। अभी अदिति उस सिंगल पर्सन टेंट के अंदर चली जाती है, और रजत और पीयूष एक टेंट में लेट जाते हैं। अभी कोई आधे घंटे हुए थे इनको लेटे हुए, नींद तो आ नहीं रही थी किसी को भी, और अचानक इनको सना के टेंट से ऐसे खुड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनते हैं कि सना अपने टेंट का चेन खोल रही है। ये लोग भी फटाफट बाहर निकलते हैं। सना के हाथ में मोबाइल फ़ोन था उसका। वो बोलती है इनसे कि यार मेरी मम्मी का 13 मिस कॉल आया हुआ है, मुझे इनको कॉल करना पड़ेगा कैसे भी। मम्मी मेरे छोटे भाई के साथ अकेले रहती है, और ज़रूर कोई इमरजेंसी आया होगा तभी उन्होंने 13 बार कॉल किया, आज से पहले कभी कॉल नहीं किया था उन्होंने इतनी बार। ये पीयूष को बोलती है कि तू चल मेरे साथ नीचे जंगल तक, वहाँ पे नेटवर्क मिलेगा मुझे और मैं कॉल कर लूँगी। पीयूष क्यों ही जाने जाए भाई, इसकी वैसी फटी हुई थी बुरी तरीके से। फिर ये अदिति से बोलती है कि यार तू चल दे प्लीज़, मेरे को बात करना बहुत ज़रूरी है। अदिति अभी रजत और पीयूष की तरफ देखती है, और ये थोड़ा सा तैयार होती है कि ठीक है चलती हूँ मैं तेरे साथ, पर रजत बीच में टोक देता है। वो बोलता है कोई कहीं नहीं जाएगा, और सना तो चुपचाप अंदर सो, कल सुबह तू कॉल कर लेना आंटी को, अभी कोई इमरजेंसी होगी भी तो कौन जा रहा है नीचे उतर के। सना ये सुनते ही अपना फोन लेके जंगल की तरफ भागने लगती है अकेले ही। ये सब लोग चिल्लाते हैं कि मत जा सना, इसे मत जा, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, पर सना क्यों सुनने जाए। ये और तेजी से अपना कदम जंगल की तरफ बढ़ा रही थी कि जहाँ इसे मोबाइल में नेटवर्क मिल जाए। अभी अदिति बोलते कि यार तुम लोग ऐसे अकेले मत छोड़ो उसको, मैं जाती हूँ इसके साथ पीछे पीछे, तुम लोग नहीं आओगे तो। यहाँ पर रजत और पीयूष ने अदिति को पकड़ के चुपचाप बैठा दिया। रजत बोलता है कि तुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चुपचाप सुबह होने का वेट कर। भाई साहब, सना अपना फोन लेके जंगल के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे नेटवर्क मिलना था, और कोई 7-8 मिनट के बाद ही इनको सना की बहुत तेज एक चीख सुनाई देती है। जैसे ही इन्होंने सुना, अदिति तो भाई रोने लगी वहीं बैठ के, ये चिल्लाने लगी इन दोनों पे कि तुम लोगों ने सना को अकेले जाने दिया, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। सना की एक और चीख सुनाई दी इनको, और उसके बाद 1-1.5 मिनट का एकदम सन्नाटा हो जाता है। फिर उसके बाद इनको सना की बहुत ही फेडेड आवाज सुनाई देती है। ये बोल रही कि बचा लो प्लीज, मार देगी मेरे को, प्लीज बचा लो। उसने 10-12 बार ये लाइन बोली। रजत ने इन दोनों का हाथ पकड़ा, जोर से बोला कि तुम लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करोगे, एकदम चुपचाप होके यहाँ बैठे रहो बस। अघोरी बाबा ने रजत को जो धागा दिया था, रजत उस धागे को बाहर निकालता है, और इस सारे के सारे वो धागा पकड़ के बैठ गए। अब यहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही थी दोस्त। रजत, पीयूष और अदिति ये तीनों एक ही टेंट के अंदर जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। सबकी नींद उड़ चुकी थी यहाँ पे। इनको 15-20 मिनट तक सना के बार बार पुकारने की आवाज सुनाई देती रही, और उसके बाद ये आवाज आनी बिल्कुल बंद हो जाती है। अदिति यहाँ अंदर बैठ के जोर जोर से रो रही थी। रजत, पीयूष उसे चुप करा रहे थे, और ये लोग रात भर ऐसे ही चुपचाप उस धागे को पकड़ कर बैठे रहे। अब देखो, ये लोग इतना ट्रैक करके आए थे तो इनको थकान भी बहुत ज्यादा हो रही थी। रात को कैसे नींद आई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला इनको। सुबह रजत की जब नींद खुली तो इसने देखा कि पीयूष और अदिति बिल्कुल बेसुध होके टेंट के अंदर लेटे हुए। अब आगे सुनो क्या होता है। रजत इन दोनों को उठाता है। इन लोगों ने अपना टेंट का चेन खोला, और जैसे ही लोग बाहर निकले, ये देखते हैं कि सना जो है अपने टेंट के बाहर चुपचाप बैठी हुई है। सना ने जैसे ही रजत को देखा, उसका हाथ पकड़ लिया इसने, और हाथ पकड़ के जोर जोर से रोने लगे भाई।
रजत एकदम शर्मिंदा होकर ऐसे देख रहा सना की तरफ। उसने बोला कि क्या हुआ, कल रात को हम लोग नहीं आ पाए, सब बहुत डर गए थे। तब सना बोलती है, क्या बात कर रहा है रजत, तू ही तो मुझे यहाँ तक लेके आया वापस जंगल से। इनका दिमाग हिल गया भाई, ये क्या बोल रही है सना। पीयूष आदित्य रजत की तरफ एकदम शॉक्ड में देखने लगे कि यार ये तो रात भर हमारे साथ था, तुझे कब गया लाने के लिए। फिर रजत इसको शांत करता है, बोलता है चुपचाप बैठ और पूरी बात बता क्या हुआ था। तब सना बोलती है कि मैं उस जंगल के थोड़ा सा अंदर गई थी और मेरे मोबाइल में नेटवर्क आ गया था। मैंने मम्मी को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पहुंचकर मैंने एक बार भी कॉल नहीं किया मम्मी को, तो इसलिए वो परेशान हो रही थी। बस मैं ठीक से पहुंच गई थी, ये कंफर्म करने के लिए इतनी बार कॉल किया था उन्होंने। फिर सना ने बोला कि मैं अभी मम्मी से बात कर ही रही थी कि अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे गले के पास एक बहुत ही ठंडी हवा का सेंसेशन फील हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है मेरे, और एक कान पे मैंने फोन लगाया हुआ था और दूसरी कान पे उस एंटिटी की आवाज आ रही थी। मैं डर के उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ी और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा देखने के लिए कि कौन है, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही ब्लैक कलर का साया किसी औरत का वो मुझे घूर रहा है। और तभी मैंने चिल्लाया था बहुत जोर से, और ये चीख सना की इन सबको सुनाई दी थी रात को। सना ने बोला कि जैसे ही मैंने दूसरी बार चिल्लाया, वो साया बहुत तेजी से मेरे सामने आके टकराता है मुझसे और मैं फिर वहीं गिर गई। मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा टांग खींच के नीचे जंगल की तरफ ले जा रहा है। फिर रजत, पीयूष और आदित्य ने पूछा कि उसके बाद क्या किया तूने। सना बोलती है कि मैं कुरान की आयत पढ़ने लगी जोर जोर से, और उसके थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ फिर उसके बाद। फिर सना ने बताया कि जब मेरी हल्की सी आंख खुली तो रजत, मैंने देखा कि तू सामने खड़ा है मेरे। तेरा फेस बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा था, बट मुझे इतना पता चल गया था कि तू खड़ा है, और तू मुझे अपने कंधे पर रख के यहाँ कैंप तक लेके आया। इसके बाद तूने मुझे कैंप के अंदर सुला दिया और फिर तू चला गया वहां से। भाई साहब, इन सबके होश उड़ चुके थे इस समय। रजत एक शब्द नहीं बोलता है। रजत और पीयूष ने फटाफट अपना टेंट बांधा और ये वापस नीचे आ गए। सेम उसी मैगी पॉइंट पर आके रुकते हैं और यहाँ पर इन सब ने जो नेपाली अंकल आंटी थे उनसे सारी बातें बताई। तब उन आंटी ने बोला कि बेटा, वो एक छलावा था जिसे तुम लोग लकीली बच के आ गए हो। उन्होंने बोला कि आज से कई साल पहले जब ये रोड नहीं बना था देवप्रयाग जाने वाला, तब इसी रास्ते से लोग जाते थे, और उसी दौरान एक औरत जब ये जंगल क्रॉस कर रही थी तब दम घुटने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये उसी की आत्मा है और ये छलावा का रूप लेके लोगों का शिकार करती है। आंटी ने बताया कि जब सना तुम लोगों को हेल्प के लिए बुला रही थी, अगर उस समय तुम लोग जंगल के अंदर जाते तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचता। फिर रजत ने बोला कि सना तो बोल रही है कि मैं उसे लेके आया हूँ कैंप तक। तो आंटी ने बोला कि ये हमारे गांव के देवता हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में हर गांव के अपने अपने देवता होते हैं, और उन्हीं देवता ने सना की जान बचाई है। ये सुनने के बाद सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं और हाथ जोड़ लिया इन्होंने कि दोबारा इस वाले ट्रैक पर तो हम नहीं जा रहे अब। तो दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके परिवार में भी कोई ऐसी घटना हुई है तो जो नीचे ईमेल आईडी आ रहा है rovinglava@files@gmail.com, आप मुझे यहाँ भेज सकते हैं। और अगर आप ईमेल पर कंफर्टेबल नहीं हैं तो ऊपर आपको मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी दिख रहा होगा, मरून फाइल्स। इस जगह पर भी आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।